एक बार आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो उसके बाद आप पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। रूल नंबर 5 की रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, यानी कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 कहता है यू हैव टू मेंशन द वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन on every signboard displayed at a prominent place at his principal place of business or at every additional place or places of business. What does it mean? इसका मतलब ये है कि आपको अपना साइन बोर्ड पर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना पड़ेगा, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। इसके अलावा आपको मेंशन करना पड़ेगा वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन कॉमा नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। जो भी आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे, क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो आप एक दूसरा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। उस बिल ऑफ सप्लाई पर क्लियरली लिखेंगे कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करूँगा। सप्लायर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इशूज अ बिल ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्स इनवॉइस, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। साथ में नॉट फाइल अ फ्रेश इंटीमेशन एवरी ईयर एंड ही में कंटिन्यू टू पे जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। एक बार आपने ऑप्ट कर लिया, जब तक आप एलिजिबल हैं तब तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रहेंगे। हर साल दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहता हूँ। जो पर्सन फॉलो कर रहा होगा कॉम्पोजिशन स्कीम, उसे जीएसटी अपनी पॉकेट से देना होगा, भले ही वो एग्जेम्प्ट सप्लाई क्यों ना कर रहा हो, भले ही वो एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई क्यों ना कर रहा हो। बट यस, पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पर सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लिखा है इस टेबल में, टैक्सेबल सप्लाई, वहां हम सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर करेंगे। जहां पर ये जो इंटरेस्ट है या डिस्काउंट आपको रिसीव होता है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट लोन देने पर, वो लिखा गया है कि उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उन प्रोविजंस का भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 रेड विद रूल 6 वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन स्कीम शैल रिमेन वैलिड टिल द पर्सन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 10 एंड रूल नंबर 3 to 7। ये आपके रूल हैं। रूल नंबर 3, 4, 5 हमने कर लिया, 6, 7 भी आ जाएंगे कहीं पर। 3, 4, 5 तो हो चुके हैं, 6, 7 भी कहीं ना कहीं गिवन होंगे। ये देखिए 6 और 7 भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, नहीं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर आप ये सारी कंडीशन फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करते रहेंगे। द पर्सन शेल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल मैनर फ्रॉम द डेट ही सीजेज टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशंस एंड शेल इशू अ टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई देयर आफ्टर। साल के बीच में आपने कोई भी कंडीशन ब्रीच कर दी, आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, इंटरेस्ट रेट अप्लाई करने लग गए, पान मसाला तंबाकू बेचने लग गए, कितनी सारी कंडीशन लिखी हुई थी पीछे, मैंने आपको कराई थी। ये देखिए, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेचने लग गए, तो कुछ भी अगर आपने करा तो डेफिनेटली आप कॉम्पोजिशन स्कीम से हट जाएंगे। और जिस मोमेंट पर हटेंगे उसके बाद आप फिर बिल ऑफ सप्लाई नहीं देंगे, उसके बाद आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, उसके बाद आप टैक्स इनवॉइस को इशू करेंगे। हाउएवर ही कैन क्लेम आईटीसी ऑन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स फॉर विच ही कैन फर्निश अ स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ विड्रॉवल ऑफ द ऑप्शन। आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में आप आ गए थे, पर किसी कारणवश आपने कोई कंडीशन फॉलो नहीं करी और आप कॉम्पोजिशन स्कीम से अब हट गए हैं। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और जो सामान आपके पास पड़ा होगा स्टॉक या कैपिटल गुड्स यानी फिक्स्ड एसेट्स पड़े होंगे या कोई रॉ मटेरियल पड़ा होगा, अब आप उसको यूज़ करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो पहले जब कॉम्पोजिशन स्कीम में थे तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते थे, बट क्योंकि अब नॉर्मल स्कीम में दोबारा आ गए हैं तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसीलिए उन स्टॉक और कैपिटल गुड्स की सभी डिटेल 30 दिन के भीतर सबमिट कर सकते हैं और फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। द पर्सन शेल ऑल्सो फाइल इंटीमेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम in form GST CMP 04 within 7 days of occurrence of such event। आप स्कीम से बाहर आ चुके हैं, इसकी आप इंटीमेशन भी सबमिट कर देंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 रेड विद रूल नंबर 6 सब रूल 4 रूल नंबर 6 सब रूल 5। इट इज पेनल्टी, इट इज कॉल्ड पेनल्टी इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम दो ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम। समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल पर्सन ने टैक्स कॉम्पोजिशन स्कीम में दे दिया, पर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल था ही नहीं। द पर्सन वुड बी लाइबल टू पेनल्टी एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 और 74 ऑफ CGST एक्ट शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। अब ये दोनों सेक्शन कौन से हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन।
अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, बट अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना कि हाँ भैया 2 सेक्शन की बात करी थी, 73 74, जो पेनल्टी की बात करते हैं, टैक्सेस की बात करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स दे दिया जबकि आपको नहीं देना था, आपको नॉर्मल स्कीम में ही देना था, तो आप पर जो है पेनल्टी लगेगी। फर्दर वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, सर हु इज़ अ प्रॉपर ऑफिसर? भाई प्रॉपर ऑफिसर का वर्ड आया बट ये तो पता ही नहीं कि प्रॉपर ऑफिसर कौन होता है। देखिए ये जीएसटी का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, ये का है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसमें कई सारी जो अथॉरिटीज़ बनी हुई है, जैसे कि डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्टर बोल रहा हूँ, कमिश्नर ले लेना, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और ऐसे जो बहुत सारी जो है अथॉरिटी बनी हुई है अलग अलग क्लाइंट के लिए, छोटे बड़े क्लाइंट के लिए। छोटे को छोटे पर असाइन करेंगे, बड़े को बड़े वाला बंदा जो है देखेगा। तो जो भी जिस व्यक्ति को देख रहा है वो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर कहलाता है। ये सभी ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, ये सभी ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। तो इसके लिए जनरल वर्ड दे दिया प्रॉपर ऑफिसर। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास एक रीजन है टू बिलीव दैट रजिस्टर्ड पर्सन was not eligible to pay tax under composition levy or has contravened the provision of the act, ये provision of this chapter, then he may issue a show cause notice to such person in prescribed form asking as to why composition scheme should not be denied। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, उसके पास कोई रीज़न है ये बिलीव करने का कि रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम में, या उसने कोई कॉन्ट्रावीन कर दिया, जो भी प्रोविजन, जितनी भी कंडीशंस हमने पढ़ी उसने वो कॉन्ट्रावीन करी है, तो वो एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, यानी कारण बताओ नोटिस जारी करा जा सकता है उस पर्सन को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जिसका भी फॉर्म नंबर कुछ दे रखा होगा, अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन से फॉर्म का क्या फॉर्मेट है, गूगल करना, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ले लेना। और उसमें पूछेगा कि भैया कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों नहीं आपकी डिनाई करी जाए, क्यों नहीं करी जाए, इसका जवाब दो हमें, तो वो जवाब देगा। तो रिप्लाई जब रिसीव हो जाएगा शो कॉज नोटिस का रजिस्टर्ड पर्सन से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, फॉर्म नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, तब प्रॉपर ऑफिसर जो है अपना ऑर्डर इशू करेगा, किसमें, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। मतलब कि नोटिस भेजने का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उसका रिप्लाई देने का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, और उसके बाद ऑर्डर देने का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। सबके प्रिस्क्राइब फॉर्म में रूल्स में लिखे हुए हैं, और रूल नंबर का रेफरेंस तो मैंने दिया है, बट फॉर्म नंबर मैंने यहाँ नहीं डाला कॉम्प्लेक्शन को हटाने के लिए। आप चाहें तो अपनी बुक में रीडिंग कर पढ़ सकते हैं। नंबरों का खेल है, कॉन्सेप्ट का खेल नहीं है। वो 30 डेज में जो है ऑर्डर इशू कर देगा, आइदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, या तो एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ठीक है आपका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई है, गलती से गलती हो गई, हाँ तो अब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं आपको। ये डिनाई कर सकते हैं ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कॉन्ट्रवेंशन एज द केस मे बी। बोल सकता है कि आप जो है कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ रहे हैं, या फिर आपको अलाउ कर सकता है कि आप फॉलो करते रहिए, उसकी मर्जी है। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रिटर्न भी फाइल करनी होती है, रिटर्न का जो फॉर्म है वो है GSTR 4, और ये आपको एनुअल बेसिस पर फाइल करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल। दिस इज मैंडेटरी इवन इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन। एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है फिर भी GSTR 4 आपको भरनी पड़ेगी। और इसकी ड्यू डेट क्या है सर? टैक्स तो आपको हर क्वार्टर के बाद देना होता है, पर रिटर्न जो है वो साल में एक बार भरनी होती है। टैक्स पे करना अलग बात है और रिटर्न भरना अलग बात है। इसकी जो ड्यू डेट है GSTR 4, उसकी GSTR 4 की ड्यू डेट है 30th डे ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। मेरा ईयर चल रहा है 22-23 मान लेते हैं, ख़त्म हो गया। तो जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद जो 30 अप्रैल आ रहा है, 30 अप्रैल 23, तब तक जो है मैं पिछले साल की जो है रिटर्न भर दूंगा GST की। कौन सी? कॉम्पोजिशन स्कीम की। आगे पढ़ेंगे आप, मंथली रिटर्न भी होती है, सिर्फ कॉम्पोजिशन वालों के लिए जो है ईयरली रिटर्न करी हुई है, एनुअल रिटर्न। और इसका फॉर्म क्या है सर? हालांकि जो GST है वो तो आपको क्वार्टरली देना होता है, और GST की जब पेमेंट करेंगे उसके लिए एक फॉर्म भरेंगे आप CMP 08, और ये आप क्वार्टर में, जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ, अप्रैल मई जून खत्म हो गया तो 18 जुलाई तक, फिर जुलाई अगर सितंबर खत्म हो गया तो 18 अक्टूबर तक। तो जैसे ही क्वार्टर खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट मंथ में जो भी 18 तारीख आ रही है तब तक आप जो है पिछले वाले क्वार्टर का जो है टैक्स जमा कराएंगे, और साल खत्म होने के बाद जो 30 अप्रैल आ रहा है तब तक आप पूरे साल की रिटर्न जमा कराएंगे। रिटर्न में डिटेल जाती है और टैक्स में तो टैक्स जाता ही है। द रिटर्न शुड कंटेन इनवॉइस वाइज इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, सप्लाइड, रिसीव्ड।
आप टर्नओवर में आप सेल कर रहे हैं, सेल की आप इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं दे रहे, बट जो परचेज कर रहे हैं उसकी आप डिटेल दे रहे हैं कि कितना मैंने रजिस्टर्ड से लिया, कितना अनरजिस्टर्ड से लिया। जो आउटवर्ड सप्लाई है उसकी आप कंसोलिडेटेड डिटेल दे रहे हैं, उसमें आप ब्रेकअप नहीं दे रहे हैं। बट यदि आप नॉर्मल पर्सन होते, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उस केस में आप इनवॉइस वाइज डिटेल ही डालते जो आउटवर्ड सप्लाई थी। यहाँ तो आपको टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज देना है, इसके लिए आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, पर इनवर्ड की डिटेल तो आपको पूरी देनी पड़ेगी जो सामान खरीदा है। अगर आपकी टैक्स पेमेंट आपका कुछ नहीं है, 2 बार पी लिख दिया है, GST CMP 08 नील है, अगर उस केस में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे एक SMS डालकर भी फॉर्मेलिटी को पूरा करा जा सकता है। बस यही था सर। सर नील रिटर्न कैसे हो सकती है? भाई उस महीने सेल नहीं हुई तो नील रिटर्न हो गई, सिंपल सी बात है। उस महीने टैक्स नहीं बना तो आपका नील रिटर्न हो गया। आखिरी कॉन्सेप्ट करेंगे। रिसेंटली एक नई नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी गई है 2019 में, पहले नहीं हुआ करती थी। यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम पे जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो लोग ऑप्ट नहीं कर सकते, जो भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, वो इन लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, अगर रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं तो कर सकते हैं, या फिर 5 लाख रुपए तक या 10% तक दे रहे हैं तो भी कर सकते हैं। बट जो लोग रेस्टोरेंट सर्विस दे ही नहीं रहे, गुड्स की सप्लाई कर ही नहीं रहे, कोई और ही सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो लोग गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, बट साथ में जो और सर्विसेज दे रहे हैं वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं, ये 10% से ज़्यादा दे रहे हैं, क्या होगा? उनके लिए भी स्कीम ले है कि भैया अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता ना पिछले साल का, तो वो वाले लोग भी जो हैं नेक्स्ट ईयर जब शुरू होगा 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो भी कंसेशनल रेट पर टैक्स दे सकते हैं, जो रेट आएगी आपकी 3% CGST, 3% SGST, ये सरकार को पे कर सकते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है, वो सप्लाई कर रहा है गुड सर्विसेज और उसने रजिस्ट्रेशन लिया 10 अगस्त को, और अगर वो कंसेशनल रेट पर टैक्स लगवाना चाहता है, कंसेशनल रेट पर टैक्स लगाना चाहता है, तो जब तक वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हुआ था तब तक उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मतलब कई लोग नहीं समझेंगे, देखिए GST में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होता है, या कई कई जगह पे 40 लाख से ज़्यादा होता है। आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, मान लेते हैं 10 अगस्त को आप एलिजिबल हो गए, उससे पहले का टर्नओवर कम था, बट जैसे ही साल शुरू हुआ 1 अप्रैल, 10 अगस्त तक जाते जाते आपका 21 लाख का टर्नओवर हो गया, 21 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया, तो अब आप एलिजिबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जिस मोमेंट पर 20 लाख से एक्सीड हुआ उस मोमेंट पर आप एलिजिबल हो गए, तो जब आप एलिजिबल हो गए तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और रजिस्ट्रेशन आप टाइम पर अगर अप्लाई करते हैं तो इसी डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। तो इससे पहले की जो आपने सेल्स कर दी है उस पर GST अब नहीं लगाना होगा जी, बट उस पॉइंट के बाद जब आप एलिजिबल हो गए, उस पॉइंट के बाद जो सेल करेंगे उस पर आपको GST लगाना होगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। अब अगर आप सर्विसेज की सप्लाई करते हैं और आपका टोटल टर्नओवर 50 लाख से अभी भी कम है, तो आप कंसेशनल रेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप एलिजिबल हुए उसके बाद वाले सेल्स पर आप टैक्स लगाएंगे। वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन, GST ऑन सप्लाईज बाय ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन इज टू बी पेड एट कंसेशनल रेट। वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पैन नंबर, जाहिर सी बात है यार, एक पैन नंबर पर कई सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो GST जो भी आप सप्लाई करेंगे सभी स्टेट्स में सेम पैन नंबर पर, वो आप कंसेशनल रेट पर पे कर सकते हैं, जैसा कि कॉम्पोजिशन स्कीम में था। कौन लोग इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं? वही लोग जो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते थे। वो नोटिफिकेशन नंबर 2/19 जो कंसेशनल रेट की बात करता है किन लोगों के लिए, जो कि सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, जो कि गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विस के साथ और कोई सर्विस दे रहे हैं 5 लाख से ज़्यादा या फिर 10% से ज़्यादा, उन लोगों के लिए भी स्कीम निकाल दी भैया। आप कॉम्पोजिशन के लिए इनएलिजिबल हैं, बट कोई बात नहीं, हम आपको एक और रेट का बेनिफिट देते हैं भैया, 50 लाख तक टर्नओवर तो 3% दे दो आप। बट जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी वो पेज नंबर 37 में दे रखी है कि पान मसाला वगैरह नहीं सप्लाई करना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर भी लगेगी। सिमिलरली जो बेनिफिट लेंगे कंसेशनल रेट का, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। इस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, सामने वाले से कलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे।
हाउ टू चेक टर्नओवर, टर्नओवर चेक कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम का टर्नओवर चेक करते थे भैया एलिजिबिलिटी के लिए। सब कुछ एक्सपोर्ट ले लिया, एग्जेम्प्ट ले लिया, टैक्सेबल ले लिया, सबको ऐड कर देखते हैं 50 लाख बन रहा है नहीं बन रहा, उस केस में 1.5 करोड़ 75 लाख बन रहा है नहीं बन रहा। जो पर्सन ऑप्ट करेगा इस नोटिफिकेशन के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आईटीसी के अमाउंट से डेबिट कर देगा। अब ये लेजर क्या होते हैं भाई, कईयों को पता ही नहीं होगा ये लेजर क्या होते हैं। देखिए जीएसटी में जो है 3 लेजर बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेना होता है वो इधर आप डालते हैं, ये क्रेडिट में लूंगा, पैसा जमा कराते हैं तो कैश लेजर में जाती है, और जो लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उसकी लाइबिलिटी लेजर में जाती है। लाइबिलिटी पे करने के लिए क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं, बैलेंस बच जाएगी उसको कैश में आप पेमेंट कर सेट ऑफ कर सकते हैं। ये हम अलग से पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में डिटेल में है। आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप कंसेशनल रेट में आ गए हैं, दैट्स वाई आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। ये जो लेजर है, ये जो आप क्रेडिट ले सकते थे, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस क्रेडिट को आप डेबिट कर देंगे, मतलब क्रेडिट में बैलेंस आ रहा था इसको डेबिट कर देंगे, बिकॉज यू कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट नाउ। बैलेंस ऑफ आईटीसी लेफ्ट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शेल लैप्स, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा का सारा खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर एनीवेयर अंडर द चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, the value of exempt services by way of extending deposit, loans or advances in so far the consideration is represented by interest or discount shall not be taken into account। इसका रीज़न सिंपल सा है कि आप नॉर्मल धंधा कर रहे हैं बट एक्स्ट्रा पैसे को किसी को दे देते हैं, उसके बदले इंटरेस्ट ले लेते हैं, उसको भी सर्विस मान के उसके टर्नओवर को अगर जोड़ देंगे तो आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए इस वाली सर्विस को तो आप कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी टाइप के टर्नओवर में, ना टैक्स निकालने के लिए ना एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। जो भी टैक्स आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कंसेशनल रेट पर देंगे छोटे कारोबारी, वो माना जाएगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल टैक्स जो देते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में, उसके ही बराबर टैक्स आपने दिया है, सेम टू सेम वही माना जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है जी? तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया सर। कईयों को लगेगा ज़्यादा तेज करा दिया, भैया तेज वेज कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नोट्स आपके पास हैं, दोबारा देखना है दोबारा देख सकते हो, और फिर सेल्फ स्टडी है, बार बार जो सेल्फ स्टडी करेगा वो इस एग्ज़ाम को पास करेगा। 100 बात की एक बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद एंड बाय बाय। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डेफिनेटली आई एम कमिंग टू टीच यू सम अदर टॉपिक। कर लो भैया रिवीजन, नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले सारा रिवाइज कर आइएगा।